जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी टेट 2026 के परीक्षा के पर्यावरण अध्ययन के तहत आज हम लोग तीसरा भाग देखने वाले हैं, जो कि लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी साइड से हैं यानी एसएसटी साइड से हैं लेवल 2 में, तो पूरी क्लास को आप लोग अंत तक ज़रूर देखा कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इस क्लास को आप लोग लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है मित्रों, पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता या फिर उत्पादक? तो मित्रों, सबसे अधिक ऊर्जा होती है उत्पादक में। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और पढ़ते चलें कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरण होता है, और इसे कहते हैं लिंडमान का नियम। पूछा जाता है, लिंडमान ने बताया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न है, जैव अपघटन की प्रक्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होती है? पौधे, शाकाहारी, अपघटक या परजीवी? तो जैव अपघटन की प्रक्रिया अपघटक के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, नीला शिशु रोग किस प्रदूषण से संबंधित है? यानी ब्लू बेबी डिसीज। वायु से, मृदा, जल या ध्वनि? तो मित्रों, ये किससे संबंधित है? तो ये जल से संबंधित है, नीला शिशु रोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम है? वन, नदी, तालाब या कृषि क्षेत्र? तो मित्रों, कृत्रिम की बात हो गई है, जो मानव निर्मित हो, तो इसमें आपका तालाब होगा, बाकी और नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है? क्या है? वनों की कटाई, शिकार, राष्ट्रीय उद्यान या औद्योगिकीकरण? वनों की कटाई से वन खत्म होंगे, जैव विविधता समाप्त होगी। शिकार में भी वही प्रक्रिया होगा, और राष्ट्रीय उद्यान से क्या होगा? जैव विविधता संरक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक या फिर मानव निर्मित? कोयला की बात हो रही है मित्रों, और कोयला है अनवीकरणीय। इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ है? वायु शुद्धिकरण, भूजल संरक्षण, ताप नियंत्रण या फिर मृदा निर्माण? तो मित्रों, वर्षा जल संचयन से ताप नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या फिर डीजल? कौन सा है मित्रों इसमें से ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत? तो इसमें है आपका सौर ऊर्जा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण में सहायक होती है सीढ़ीदार खेती, वृक्षारोपण, अतिचराई या फिर समोच्च जुताई? तो मित्रों, इसमें क्या होता है? मृदा संरक्षण में अतिचराई जो है, ये आपकी क्या होती है? सहायक नहीं है, सहायक नहीं है, बाकी सब में है। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा का संबंध है? केवल वर्तमान से, केवल भविष्य से, वर्तमान और भविष्य दोनों से, या केवल उद्योग से? तो सतत विकास की अवधारणा मित्रों वर्तमान और भविष्य दोनों से है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किस पर पड़ता है? त्वचा पर, आँखों पर, श्रवण शक्ति पर या फिर पाचन पर? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो इसका पड़ेगा श्रवण शक्ति पर। अगर ध्वनि प्रदूषण है तो सुनने की शक्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, स्मॉग किससे बनता है? धूल और जलवाष्प से, धुआं और कोहरा से, गैस और वर्षा या फिर धुआं और धूल? स्मॉग की बात की जा रही है मित्रों, और स्मॉग बनता है धुआं और कोहरे से। अगला प्रश्न है, जल जनित रोग नहीं है? जल से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा नहीं है? हैजा, टाइफाइड, मलेरिया या फिर पेचिस? मित्रों, हैजा जिसको हम लोग सामान्य नाम से कालरा के नाम से जानते हैं, टाइफाइड जिसमें आंतों में सूजन हो जाता है, और पेचिस इसमें भी दस्त की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आंतें प्रभावित होती हैं, जबकि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है। बाकी ये तीनों रोग जल से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, दूषित जल से।
अगला प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण है जैव अपघटन, पुनर्चक्रण, अपघटन ना होना या फिर जैविक पदार्थ। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अपघटन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है वृक्ष हैं, वाहन है, वर्षा है या समुद्र है। तो मित्रों इसमें वाहन प्रमुख स्रोत में आएगा, वृक्ष, वर्षा और समुद्र ये वायु प्रदूषण नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिचर स्केल से, सेल्सियस से, डेसिबल से या न्यूटन से। मित्रों न्यूटन से बल की मात्रा नापी जाती है, डेसिबल से क्या होता है तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता नापी जाती है, सेल्सियस से तापमान नापा जाता है और रिचर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मानव निर्मित आपदा है भूकंप, बाढ़, सूखा या फिर औद्योगिक विस्फोट। मानव निर्मित की बात हो तो इसमें औद्योगिक विस्फोट आएगा, बाकी भूकंप, बाढ़ और सूखा ये प्राकृतिक आपदा में आता है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का पहला चरण है पुनर्वास, राहत, तैयारी या फिर शमन। पहले चरण की बात हो रही है मित्रों और पहला चरण होता है तैयारी। अगला प्रश्न है, चक्रवात अधिकतर उत्पन्न होते हैं मरुस्थल में, महासागरों में, पर्वतों पर या फिर मैदानों में। अधिकतर पूछा गया है और अधिकतर चक्रवात आप लोग देखते हैं महासागरों में होता है, तूफानी बारिश जिसको हम लोग कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण है क्या है, ज्वालामुखी, समुद्र के भीतर भूकंप, चक्रवात या फिर वर्षा। प्रमुख कारण क्या है तो प्रमुख कारण है समुद्र के भीतर का भूकंप। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रटंत ज्ञान, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, केवल परीक्षा या फिर तथ्य संग्रह। तो मित्रों पर्यावरणीय संवेदनशीलता ही ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में परियोजना विधि का उद्देश्य है पुस्तक पढ़ना, व्यवहारिक अनुभव, नोट्स बनाना या परीक्षा की तैयारी। तो क्या है मित्रों इसमें आपका है व्यवहारिक अनुभव। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का महत्व है क्योंकि वह सरल होता है, वह सस्ता होता है, वह बच्चों से जुड़ा होता है, वह पाठ्यपुस्तक में होता है। क्या होगा तो इसमें होगा कि वह बच्चों से जुड़ा होता है। स्थानीय परिवेश का महत्व यही है कि बच्चों से जुड़ा होता है, बच्चे उसको आसानी से सीखते हैं। बालक ईवीएस में सर्वश्रेष्ठ सीखता है कैसे, सुनकर, देखकर, करके या फिर लिख करके। कैसे सीखता है बच्चों तो बालक ईवीएस में सबसे बेहतर सीखता है करके। अगला प्रश्न है, ईवीएस में अवलोकन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, शैक्षणिक भ्रमण या फिर लिखित कार्य। तो अवलोकन करना है, बच्चों को देखना है तो उसके लिए आप शैक्षणिक भ्रमण आपका सबसे बेहतर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, 3R सिद्धांत संबंधित है। 3R मतलब जिसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। मतलब ज़्यादा और कम प्रयोग करो, बार बार प्रयोग करो और उसका पुनर्चक्रण करो। ये है मित्रों कचरा प्रबंधन से। किससे है, कचरा प्रबंधन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 5 जून, 22 अप्रैल, 21 मई या फिर 16 सितंबर। तो मित्रों राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो आपका है ये 21 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, ओजोन क्षय या फिर वैश्विक ताप वृद्धि, अम्लीय वर्षा या ध्वनि प्रदूषण। तो मित्रों वैश्विक ताप वृद्धि क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए सबसे आवश्यक है केवल वन, केवल जीव, जीव और अजैव घटकों का संतुलन और केवल मानव। तो पारिस्थितिकी संतुलन तभी हो पाएगा जब जैव और अजैव घटकों का संतुलन होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की भूमिका होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए, केवल श्रोता, निष्क्रिय या अनदेखी। तो मित्रों सक्रिय भूमिका होनी चाहिए बच्चों की। इस प्रकार से आज का ये आप लोगों का 30 क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्लास समाप्त हुआ। ऐसे ही समस्त इंपॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना मार्क ज़रूर बताते रहें।
मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।